रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 31। रेयांश ईशानी का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता था। इसके अलावा जब भी ईशानी को जरूरत पड़ेगी तब वो ईशानी के पास होने की वजह से उसकी हमेशा मदद कर सकेगा। ईशानी के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद रेयांश तुरंत अपने काम के लिए निकल गया। रेयांश ने ईशानी को घर पर ही रहने दिया क्योंकि ईशानी को वर्क फ्रॉम होम करना था। अब क्योंकि ईशानी इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन थी कि उसकी एक कंपनी के नीचे कई कंपनियां चलती थी, इसीलिए ईशानी एक बहुत बीजेड इंसान थी। लेकिन ईशानी सबसे ज्यादा बीजेड तब होती थी जब कोई क्वार्टर खत्म होने वाला होता था, क्योंकि इस समय ईशानी के पास कई सारी रिपोर्ट होती थी जिन्हें उसे चेक करना होता था। इसके अलावा कई कंपनियों के डायरेक्टर उससे लगातार मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करते थे और उदयपुर में बैठकर लंदन की खबर रखना भी बहुत मुश्किल था। दोनों जगहों का टाइम जोन अलग होने से कई बार ईशानी को अपनी मीटिंग रिस्केड्यूल करनी पड़ती थी और इसके लिए उसे लगातार काम करते रहना पड़ता था। ठीक है, मुझे ये आइडिया पसंद आया तो मिस्टर अखिल को कॉल करो और उनसे कहो आज शाम को मैं उनसे बात करूंगी। ईशानी ने मिशा को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। को इंस्ट्रक्शन देते वक्त ईशानी अपने सामने पड़े डिजाइन देख रही थी। इसके बाद उसने मिशा से पूछा, क्या मल्होत्रास की तरफ से कोई खबर है? मिसेस मल्होत्रा को किसी मीडिया कंपनी से बात करते हुए देखा गया था। अब पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से मिसेस मल्होत्रा को एक कुकिंग टॉक शो के गिफ्ट के तौर पर टीवी पर आना था। मिशा ने ईशानी को बताया। उस पर कड़ी नजर रखना, ईशानी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। इसके बाद ईशानी अपना फोन उठाकर अपने मैसेजेस करने लगे। दरअसल अभी अभी ईशानी का फोन वाइब्रेट हुआ था। जैसे ही ईशानी ने अपने फोन में मैसेज पढ़ना शुरू किया, उसके माथे पर शिकन आ गई। मैसेज में लिखा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। लो, मैं तो भूल ही गया कि मुझे तुमसे क्या कहना था। ईशानी सोचने लगी कि रेयांश के अलावा ऐसा और कौन आदमी है जो उसे इस तरह के मैसेजेस भेज सकता है। कितना अजीब आदमी है ये। 1 मिनट भी नहीं हुआ था, तभी ईशानी को एक और मैसेज आया। ये मैसेज रेयांश की तरफ से था। जिस तरह की औरत तुम हो, पूरी दुनिया की खुशी मिलनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया की खुशियां तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सेकंड बेस्ट चीज दे सकता हूँ और वह है मेरी दुनिया। सीरियसली। ईशानी ने ऐसा सोचते हुए रेयांश के लिए एक रिप्लाई टाइप किया। उसने लिखा, थैंक यू, पर प्लीज तुम एक नंबर ले लो और एक लाइन में खड़े हो जाओ। इस पर रेयांश ने जवाब दिया, यहाँ कोई लाइन नहीं है और अगर है भी तो प्लीज मुझे बता दो कि वह लाइन कहाँ पर है, ताकि मैं उस लाइन को खत्म करके अपना कंपटीशन कम कर सकूं। ईशानी ने कहा, पागल आदमी। रेयांश ने जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। माय लव, ट्रिप पर जाने के लिए कुछ कपड़े पैक कर लो। मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि ईशानी कोई जवाब टाइप करती, रेयांश का एक और मैसेज आ गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ माय डियर ईशानी, अभी मेरी एक और मीटिंग है। ईशानी ने अपना फोन नीचे रख दिया और लगातार अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगी। आखिर उस आदमी को मेरा नंबर कहाँ से मिला? इससे पहले कि वो अपनी सेक्रेटरी से ये पूछ पाती कि क्या उसने रेयांश को ईशानी का नंबर दिया है, ईशानी का फोन एक बार फिर से बज उठा। ईशानी ने अपना फोन उठाकर देखा तो रेयांश की तरफ से एक मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर ईशानी की होश उड़ गए। रेयांश ने ईशानी को अपनी फ्लाइंग किस करते हुए सेल्फी भेजी थी। ईशानी ने अपना फोन लॉक किया और उसे तुरंत स्विच ऑफ करके एक साइड में रख दिया। ये आदमी धीरे धीरे ईशानी की बोलती बंद करता जा रहा था। आखिर वो ईशानी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? ईशानी गुस्से में अपनी चेयर से उठी और उठकर अपने लिए एक ठंडी पानी की बोतल लेकर आई। उसे लगा कि शायद ठंडा पानी पीने से उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। ईशानी सोच रही थी कि वो कुछ वक्त लेकर रेयांश को दिखाएगी कि वो कितनी बुरी औरत है, मगर आखिर वो सब कैसे कर सकती थी, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का टाइम ही नहीं था और वहां रेयांश की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी। ईशानी ने एक आह भरते हुए अपने माथे पर मसाज करना शुरू किया। उसने सोचा कि उसे कितना कुछ करना था और उसके पास कितना कम समय बचा हुआ था। उसने अपना ध्यान वापस से काम की तरफ लगाते हुए मिशा से कहा, मिशा, क्या तुम्हारे पास वो फाइल है जो मैंने तुम्हें महीनों पहले बनाने के लिए कही थी? वो फाइल जो कि समीर रायचंद की फैमिली के बारे में थी। यस मैम, अगर आप कहे तो मैं तुरंत उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको दे सकती हूँ। मिशा ने तुरंत ईशानी की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे तुरंत वह फाइल मेरे मेल पर भेज दो। बहुत साल हो गए हैं मुझे उनको दिए उधार पर अपने इंटरेस्ट कलेक्ट करना है। ऐसा कहते हुए ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ईशानी ने अपनी दादी माँ से वादा किया था कि वो तब तक मल्होत्रा खानदान को कुछ नहीं करेगी जब तक वो उसे खुद से नहीं छेड़ेंगे।
लेकिन उसने ये प्रॉमिस बाकी लोगों के लिए नहीं किया था, और ये तो वो लोग थे जो ईशानी की बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे। तीसरा दिन। उदयपुर 8:21 हो चुके थे। क्या तुम रेडी हो? अचानक से रेयांश ईशानी के छोटे से ऑफिस में मुस्कुराता हुआ घुस आया था। उसे देखते ही ईशानी को चीड़ हो रही थी। उसने रेयांश को ऊपर से नीचे तक घूरा। रेयांश ने इस समय एक लाइट ब्लू कलर की कैजुअल सी शर्ट पहनी हुई थी। इसके साथ उसने व्हाइट शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसे उसने व्हाइट स्नीकर्स के साथ टीम अप किया हुआ था। रेडी किस लिए? ईशानी ने पूछा। कोई बात नहीं, बस चलो, रेयांश ने ऐसा कहते हुए ईशानी की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा दिया। लेकिन जब उसने देखा कि ईशानी ने उसके बढ़ाए हुए हाथ की तरफ घूरा, लेकिन ईशानी के उठने के कोई साइन नजर नहीं आ रहे थे, तब रेयांश ने ईशानी से कहा, कम ऑन, ये सिर्फ एक वीकेंड की बात है, तुम्हें एक ब्रेक की बहुत जरूरत है। पर मुझे एक। ईशानी अपनी बात कह रही थी कि तभी उसे रेयांश ने बीच में टोक दिया और कहने लगा, तुम्हारी कोई अर्जेंट मीटिंग या कॉन्फ्रेंस नहीं है? मैं ऑलरेडी मिशा से बात करके चेक कर चुका हूँ, अब चलो चलते हैं। रेयांश ने ईशानी से कहा। रेयांश को लगा कि अब तो ईशानी अपना हाथ रेयांश के हाथों में दे देगी, लेकिन जैसा कि रेयांश ने सोचा था, ईशानी ने ऐसा कुछ नहीं किया। रेयांश ने ऐसा नहीं सोचा था कि ईशानी सिर्फ 3 दिनों में पिघल कर एक नई ईशानी बन जाएगी, और अगर ईशानी ऐसा कर भी देती तो ये उसके कैरेक्टर के बिल्कुल खिलाफ हो। हम जा कहाँ रहे? ईशानी ने पूछा। ये एक सरप्राइज है, रेयांश ने थोड़ी मिस्ट्री बनाते हुए कहा। मुझे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है, ईशानी ने रेयांश से कहा, मगर मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। रेयांश ने तुरंत ईशानी के बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये सरप्राइज पसंद नहीं आया तो फिर तुम मुझे मनाने की इस मौके को हमेशा के लिए गुड बाय कह देना, ईशानी ने रेयांश से कहा। ईशानी ने सोचा कि उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे इस ट्रिप का फायदा उठाकर रेयांश को बता देना चाहिए कि जैसा वो उसे समझता है वो वैसी बिल्कुल नहीं है। उसे इस ट्रिप पर रेयांश को अपने असली रंग दिखाने थे। उसने रेयांश से कहा, मुझे पहले पैकिंग तो करने दो, मैंने तुम्हारे लिए पैकिंग पहले से ही कर ली है। रेयांश ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन तुमने क्या कहा? ईशानी ने रेयांश से पूछा। अरे, मैं तुम्हारे रूम या कहीं और नहीं गया, मैंने बस अपनी सेक्रेटरी को भेजकर तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मंगवा लिया। मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें लगने वाली चीजें खरीद कर ले आए। रेयांश ने तुरंत ईशानी को समझाते हुए कहा, ठीक है, मुझे एक दो सामान और लेने दो और फिर हम चलते हैं। ईशानी ने रेयांश की बात का जवाब देते हुए कहा। 9 बजे ईशानी और रेयांश ने एक प्राइवेट प्लेन बोर्ड किया। ठीक है, अब तो तुम मुझे बता सकते हो ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? ईशानी ने रेयांश से पूछा। मालदीव्स, रेयांश ने ईशानी के बात का जवाब देते हुए अपने लिए विस्की गिलास में डाली और ईशानी से पूछा, तुम लोगी? ईशानी ने जवाब देते हुए कहा, ये मेरे टाइप की विस्की नहीं है। तो फिर शैंपेन? रेयांश ने ईशानी से पूछा। हाँ, शैंपेन चलेगी, लेकिन हम मालदीव्स क्यों जा रहे हैं? ईशानी ने रेयांश से पूछा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम पहले कभी वहां गई हो? रेयांश ने ईशानी से पूछा और उसके गिलास में डाल दी। नहीं, मैं पहले कभी वहां नहीं गई हूँ, ईशानी ने रेयांश की बात का जवाब दिया और रेयांश के हाथ से कैंपेगनी का गिलास ले लिया। रेयांश के हाथों से गिलास लेते वक्त ईशानी की आंखों में कुछ शैतानी झलक रही थी। ये ट्रिप ईशानी का इकलौता चांस होगी कि वो रेयांश को अपना सबसे बुरा बिहेवियर दिखा सके। ईशानी को रेयांश को खुद से दूर करने का ये अच्छा मौका मिला था, मगर पहले उसे रेयांश को उसके मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के शेयर बेचने के लिए कन्विंस करना जरूरी था। चौथा दिन। रेयांश और ईशानी मालदीव जा रहे थे। करीब रात के 1 बजे उनका प्लेन मालदीव्स लैंड हो चुका था। एयरपोर्ट से उन दोनों ने एक हेलीकॉप्टर लिया और फिर वो हवा में ही 20 मिनट तक और रहे। इसके बाद ईशानी और रेयांश मेल सिटी पहुंची। जब तक वो दोनों हेलीकॉप्टर से वहां लैंड हुए तब तक रात के 2 बजे बज चुके थे और ईशानी को बहुत नींद आ रही थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। आखिर हम हैं कहाँ? ईशानी ने जमाहाय लेते हुए हेलीकॉप्टर से उतरते ही कहा, मैंने ये जमीन बरसों पहले खरीदी थी और यहाँ पर मैंने एक रिजॉर्ट बनाया है, इसे मैंने नाम दिया है ड्रीम पैलेस, रेयांश ने ईशानी को बताया। इसके बाद रेयांश ने ईशानी की लगेज उतारने में हेल्प की और उसका लैपटॉप और कुछ पर्सनल आइटम उठाए। ईशानी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाए और उसकी नजर अपने सामने बिछी हुई पत्थरों के रास्ते पर पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत लाइट्स के साथ जगमगा रहे थे। रात के 2 बजे बज रहे थे और अभी भी बाहर काफी अंधेरा हो रहा था। कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि चलते वक्त ईशानी को लगा जैसे कि वो एक गार्डन में वक्त ले रही हूँ। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ईशानी को फूलों की कोई खुशबू ही नहीं आ रही थी।
हम अभी एक गार्डन में हैं जिसकी खूबसूरती उस पवेलियन से देखी जा सकती है, रेयांश ने ईशानी से कहा। इसके बाद उसने एक स्टाइलिश पवेलियन की तरफ अपने राइट हैंड से पॉइंट करते हुए ईशानी को पवेलियन का नजारा दिखाया। इसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हें कल इस जगह की पूरी खूबसूरती ठीक से दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हमें अपने विला में चलना होगा। ईशानी के पास रेयांश के हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ईशानी इतना थक चुकी थी कि इस समय उसके पास विला के बारे में बात करने की हिम्मत भी नहीं थी। अभी ईशानी को सिर्फ और सिर्फ एक नर्म बिस्तर की जरूरत थी, जिस पर आराम से लेटकर वो एक बिना सपनों की रात गुजार सके। वो सिर्फ आराम करना चाहती थी। ये देखो और हम यहाँ पर आ गए, रेयांश ने ईशानी से कहा और ऐसा कहकर जैसे ही रेयांश ने पलटकर ईशानी की तरफ देखा, ईशानी के चेहरे पर एक सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन था। इसके बाद रेयांश ने ईशानी से कहा, ये 2 बेडरूम का विला है। ये तुम्हारा रूम है और मैं दूसरे रूम में रहूंगा। इसके बाद उसने ईशानी के लिए दरवाजा खोला और उसे रूम के अंदर जाते हुए देखा। ईशानी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे बस कमरे की तरफ चली जा रही थी। जो भी सामान रह गया है वो बात भी हम तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम ये नाइट सूट पहन सकती हो, रेयांश ने ईशानी से कहा। इसके बाद रेयांश ने ईशानी को एक नाइट सूट का सेट दिया। उस पर और व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स थी। ईशानी ने वो भी बिना कुछ बोले रेयांश के हाथों से ले लिया और उसके बाद वो सीधा बाथरूम में चेंज करने चली गई। रेयांश ये देखकर मुस्कुरा दिया। ये कोई कहने की बात नहीं थी, लेकिन ईशानी इस समय इतनी ज्यादा एग्जॉस्टेड थी कि वो बिना कुछ बोले रेयांश की हर बात मान रही थी और वही कर रही थी। आखिरकार ईशानी को जगे हुए अब ऑलमोस्ट 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। 5 मिनट से भी कम समय के अंदर ईशानी बाथरूम से बाहर निकली और सीधा जाकर बेड पर लेट गई। ईशानी इतनी थकी हुई थी कि उसे ये भी नहीं दिखाई दिया कि उसके बेड पर रेयांश एक साइड में बैठकर एक मैगजीन पढ़ रहा था। रेयांश ने मैगजीन से नजरें उठाकर जब ईशानी की तरफ देखा तो ईशानी बेड के एक तरफ बिल्कुल एक लकड़ी के टुकड़े की तरह बेजान सी पड़ी हुई थी। ईशानी अपने पेट के बल लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके पूरे चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। फिर भी ईशानी ने बड़बड़ाते हुए रेयांश से कहा, बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद करना मत भूलना। ऐसा लग रहा था कि मानो जिस नर्म गद्दे पर ईशानी सो रही थी, वो उसे अपनी तरफ एक बेहतरीन नींद की दुनिया में ले जा रहा था। ये किसी के थके हुए इंसान के लिए एक खूबसूरत एहसास था। जब रेयांश को लगा कि ईशानी की सांसें नॉर्मल चल रही है और ईशानी गहरी नींद में सो चुकी है, रेयांश वहां से उठा और उसने गहरी सांस ली। रेयांश ने ईशानी को पलटकर उसकी पीठ के बल सुलाया और इसके बाद उसने उसे एक ब्लैंकेट भी उड़ा दिया। इसके बाद रेयांश ने खुद से बातें करते हुए कहा, देखो अपनी तरफ तुम ऐसे बेसुध होकर सो रही हो और वो भी एक जवान मर्द के सामने। ये कहते हुए रेयांश अपने घुटनों पर बैठ गया। वो अभी भी बेड पर ही था। उसकी नजरें ईशानी के ऊपर से हटी नहीं रही थी। रेयांश बस ईशानी की तरफ घूर रहा था। रेयांश के चेहरे पर ईशानी के लिए बस प्यार झलक रहा था। उसका चेहरा बेहद कोमल और एक जेंटलमैन की तरह लग रहा था। ईशानी सोते वक्त बेहद शांत नजर आ रही थी। उसके माथे पर हमेशा टेंशन के मारे जो सिलवटें रहती थी, आज वो गायब हो चुकी थी। उसका फेस पहले से भी ज्यादा जवान और सॉफ्ट दिखाई दे रहा था। सोते वक्त ईशानी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तुम्हारी दिल की दीवार बहुत ऊंची है मेरी ईशानी, रेयांश ने धीरे से ईशानी से कहा और इसके बाद उसने ईशानी के बाल उसके कानों के पीछे टक्कर दी। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, रेयांश ने धीरे से कहा, लेकिन तुम चाहे मुझसे कितने भी राज छुपा लो, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती हो, ईशानी। ऐसा कहते वक्त रेयांश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में बहुत कोमलता दिखाई दे रही थी। इसके बाद उसने कहा, तुम्हारा कोई भी राज मुझे डरा नहीं सकता है। इसके बाद रेयांश बेड से उठा और उसने ईशानी के कमरे की लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करने के बाद रेयांश एक कनेक्टिंग दरवाजे से अपने कमरे में चला गया। जैसे ही रेयांश ईशानी के कमरे से अपने कमरे में चला गया, ईशानी के कमरे में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में इतना शोर था कि कोई भी बहरा हो सकता था। अचानक से ईशानी ने करवट बदली और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन ही बदल गए। रेयांश के शब्द ईशानी के दिमाग में घूम रहे थे, सीक्रेट राज। ईशानी ने खुद से कहते हुए अपनी होंठ धीरे से बाइट की और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब भर गया। ईशानी ने खुद को हक किया और इस समय उसकी आंखों में अकेलापन और दुख साफ झलक रहा था। पहले ईशानी की आंखों से एक आंसू गिरा और उसके बाद मानो आंसुओं का झरना बहने लगा। एक ऐसा झरना जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था।
इसके बाद ईशानी ने अपनी आंखें कसकर बंद की और ऐसा करने के बाद उसने अपने दोनों होठों को भी कसकर बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो ऐसा करके ईशानी अपनी सिसकियां बंद करना चाहती थी। ईशानी को लग रहा था कि शायद उसकी दोस्त कनक सही कह रही थी। रेयांश को सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। ईशानी ने एक लंबी आह भरी और अपने गालों को नर्म और गर्म तकिए पर रगड़ते हुए कुछ सोचने लगी। ईशानी की आंखों में एक डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा था। पूरे कमरे में गरमाए और अंधेरा छाया हुआ था। ईशानी अपने ही ख्यालों से लड़ रही थी और उनसे लड़ते वक्त वो अचानक एक नतीजे पर पहुंच गई। ईशानी ने सोचा कि ये अब तक खत्म होने के पहले वो रेयांश को सब कुछ सच सच बता देगी। कब सुबह हो गई ईशानी को पता ही नहीं चला। सोचते सोचते ईशानी की अचानक आंख लग गई। उठने के बाद ईशानी कुछ देर नर्म चादरों के बीच रहना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि उसके उठने की इच्छा नहीं थी। वो उस नर्म बिस्तर से मनो निकलना ही ना चाहती हो। कुछ सोचते हुए ईशानी अचानक उठकर बैठ गई और अपनी आंखें रगड़ने लगी। उसने अचानक फोन चेक किया और चेक करने के बाद उसे साइड टेबल पर रख दिया। सुबह के 10 बजे बज चुके थे। ईशानी ने अपने हाथों और पैरों को स्ट्रेच करते हुए एक अंगड़ाई ली और जम्हाई लेते हुए वो फिर से नर्म तकिए पर अपना मुंह छुपाते हुए लेट गई। पता नहीं क्यों, लेकिन आज ईशानी को थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था। थकान से भरी हुई आंखों से ईशानी पूरे कमरे की तरफ देख रही थी और कमरे का जायजा लेते वक्त ईशानी को अचानक से रियलाइज हुआ कि वो अपने अपार्टमेंट में नहीं है। ये पता लगते ही ईशानी कूदकर बेड पर बैठ के ईशानी की सारी थकान और नींद मानो एक झटके में कहीं चली गई हो और उसने रियलाइज किया कि वो अभी आखिर कर क्या रही थी। इस समय ईशानी एक लग्जूरियस रूम में थी। पूरे रूम में व्हाइट और बीज रंग की थीम को फॉलो किया गया था। ईशानी की राइट की तरफ बुने हुए टेक्सटाइल के कवर्स लगे हुए थे, जिन्हें खोलने पर आंगन की तरफ जा सकते थे। उसके लेफ्ट में एक छोटा सा वुडन डाइनिंग टेबल का सेट रखा हुआ था, जिसके अगल बगल 2 कुर्सियां और एक सफेद रंग का काउच था। जिस रूम में ईशानी ठहरी हुई थी, वहां पर एक मिनी बार और एक रेफ्रिजरेटर भी था। ईशानी बिस्तर के बाहर निकली और धीरे से खिड़की की तरफ चली गई। उसे लगा कि पर्दे हटाने के बाद उसे वही नजारा मिलेगा जिसे वह देखने के लिए इतनी बेसब्र हो रही थी। उसे तुरंत उन्हें खोलकर बाहर देखना था। ईशानी को यकीन था कि रेयांश ने उसके लिए बेहतरीन व्यू वाले कमरे को ही रखा होगा और जो कुछ भी उसने पर्दे हटा कर देखा उसे देखने के बाद वो जरा भी नाराज नहीं हुई। पर्दों के पीछे एक फ्लोर से सीलिंग तक का ग्लास का दरवाजा था, जिसके बाहर देखने पर एक चमचमाती झील का नजारा दिखाई देता था। ईशानी ने एक्साइटेड होकर उस दरवाजे को खोल दिया और अपने रूम के बाहर निकल गई। जैसे ही ईशानी बाहर निकली, एक ताज़ा हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ और जैसे ही ऐसा हुआ, ईशानी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। ईशानी के रूम के बाहर ही एक और आउटडोर सीटिंग एरिया था। वहां पर भी लकड़ी की एक टेबल लगी हुई थी और उसके साथ कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ईशानी किसी जन्नत में आ गई हो। वो बेहद खूबसूरत जगह थी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। ईशानी ने तुरंत पीछे मुड़कर उस तरफ देखा जहां से उसे ये आवाज आई थी। उसने फाइनली नोटिस किया कि रेयांश वहां पर पहले से एक चेयर पर बैठा हुआ था। आज उसने एक सफेद रंग की स्लिम फिट टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसे उसने ग्रे रंग के जोकर और व्हाइट ट्रेनर्स के साथ टिमक किया हुआ था। आज रेयांश का लुक बहुत कैजुअल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो काफी हॉट लग रहा था। ईशानी रेयांश को देख रही थी और उसने जल्द ही अपनी आंखें रेयांश के ऊपर से हटाते हुए उसके बात का जवाब दिया, मॉर्निंग, तुम्हें भी तो आज हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि ईशानी ने पहले ही सोच लिया था कि वह जल्द ही अपना राज रेयांश को बता देगी, इसीलिए उसने सोचा कि ऐसा करने के पहले क्यों ना थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। आखिर उसे ऐसा वेकेशन स्पेंड करने का मौका बहुत कम ही मिलता था और जब से उसने अपनी नानी के साथ काम करना शुरू किया था, उसने कोई वेकेशन नहीं लिया था। ईशानी अपने वीकेंड का मजा लेने के बाद रेयांश को सारी सच्चाई बताने वाली थी। ईशानी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी रेयांश ने उससे कहा, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। जब तुम तैयार होकर आ जाओगी तब हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें इस पूरे रिजॉर्ट का एक टूर करवाऊंगा। जैसे ही ईशानी चुपचाप अपने कमरे की तरफ चेंज करने चली गई, रेयांश सोचने लगा कि ये कितना अच्छा मौका है ईशानी के साथ वीकेंड स्पेंड करने का, उसके साथ कुछ समय बिताने का। कुछ दिनों पहले तक रेयांश को ये सब बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। हालांकि अभी भी ईशानी उसे अजनबी की तरह ही ट्रीट कर रही थी, लेकिन रेयांश ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस ईशानी को तब तक मनाता रहेगा जब तक कि वो उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाती है।
जब तक ईशानी तैयार हो रही थी, रेयांश ने अपना DSLR कैमरा निकाला और आसपास की खूबसूरत सी तस्वीरें लेने लगा। रेयांश कैमरे के लेंस का फोकस ठीक कर रहा था। उसे सामने के पेड़ पर बैठी चिड़िया की तस्वीर लेनी थी। तभी उसने पीछे से किसी के कदमों की अपनी तरफ आने की आहट सुनी। रेयांश ने पीछे मुड़कर आवाज की तरफ देखा तो सामने बेहद खूबसूरत ड्रेस पहने ईशानी खड़ी हुई थी। ईशानी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रेयांश का मुंह उसे देखकर खुला का खुला ही रह गया था। ईशानी ने एक बोटनेक रेड कलर की लंबी स्लीव्स वाली शर्ट पहनी हुई थी और उसे ईशानी ने डेनिम शॉर्ट्स के साथ पेयर अप किया हुआ था। उन शॉर्ट्स में ईशानी के लंबे पैर बहुत खूबसूरत से दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा पैरों में ईशानी ने व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे और अपनी आंखों को उसने ब्राउन शेड्स के साथ कवर किया हुआ था। साथ ही बालों को बांधकर उसने एक हल्का सा बन बनाया हुआ था। चलो चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, ईशानी ने रेयांश से कहा। जैसे ही ईशानी ने रेयांश से ये कहा, रेयांश तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। वो ईशानी को रिजॉर्ट में ही बने थोड़ी दूर पर रेस्टोरेंट की तरफ लेकर चला गया। रेयांश ने ईशानी को बताते हुए कहा, जानती हुई इस रिजॉर्ट की सबसे खास बात क्या है? वो है यहाँ का नेचुरल हॉट स्प्रिंग, जिसकी वजह से कई टूरिस्ट यहाँ पर बहुत दूर से आते हैं। वो बहुत अच्छा है, क्यों ना आज रात हम भी उस हॉट स्प्रिंग में जाकर ट्राई करें। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तुम्हें दिखाने के लिए। ठीक है, ईशानी ने रेयांश की बात का जवाब देते हुए कहा। ईशानी का जवाब सुनकर रेयांश बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईशानी उसके साथ चलने के लिए इतनी जल्दी हाँ कह देगी। दरअसल रेयांश को लगा था कि हॉट स्प्रिंग में जाने की आइडिया से ईशानी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगी और वहां से रेयांश के साथ जाने से मना कर देगी। लेकिन जब ईशानी ने इसके लिए हाँ कहा तो रेयांश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रेयांश की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ईशानी का जवाब सुनते ही रेयांश के मन के अंदर जो टेंशन चल रही थी वो एकदम से गायब हो गई। रेयांश इस समय एक्साइटेड लग रहा था और खुशी से चहक रहा था। शायद इस ईशानी के साथ उसकी पहली डेट थी। रेयांश ने अपने दिमाग में ईशानी के साथ होने वाली डेट की पिक्चर बनानी भी शुरू कर दी थी। उसने सोचा कि पहले वो ईशानी को वक्त पर ले जाएगा। इसके बाद वो चलते चलते अचानक से ईशानी का हाथ पकड़ लेगा। फिर वो दोनों तालाब के किनारे एक वक्त लेंगे और ऐसा करते वक्त हो सकता है उन्हें कुछ बता किया हंस मिल जाए। जी इस पूरे मूड को और रोमांटिक बना देंगे और हो सकता है दिन का अंत होते होते तक ईशानी उसे किस भी दे दे। ये सब कुछ सोचकर ही के पेट में गुदगुदी होने लगी थी। रेयांश अपने ख्यालों में पूरी तरह से डूबा हुआ था और ईशानी चलते हुए रास्ते के अगल बगल की चीजें देख रही थी। उसके विला के अलावा भी वहां पर 3 और विला थी, जिनके बीच में काफी जगह थी। उन तीनों विला को अलग करते हुए टाइल लगे हुए रूफ थे और गहरे रंग की देवदार की लकड़ी से बनी हुई दीवारें थी। ईशानी ने रियलाइज किया कि वो रिजॉर्ट बहुत बड़ा और शांत था। अपने और रेयांश के कदमों की आहट के अलावा अगर ईशानी को वहां कुछ सुनाई दे रहा था तो वो चिड़ियों के चहचहाने की मधुर आवाज थी। इसके अलावा वहां पर सिर्फ बहती हुई ठंडी हवा का हल्का सा शोर था। यहाँ तक कि ईशानी ने अपने और रेयांश के अलावा रिजॉर्ट में और कोई मेहमान भी नहीं देखे थे। उसने रेयांश से पूछा कि जो कि इतनी बड़ी है, यहाँ पर घूमने के लिए लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बगी या फिर बाइक? शशांक ने ईशानी के बात का जवाब देते हुए कहा। इसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रेयांश ने कहा कि रिजॉर्ट इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पर बाहर का सामान लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कनॉइस, हम यहाँ पर खुद की सब्जी और यहाँ तक कि चावल भी उगाते हैं। जहाँ तक कि हम यहाँ पर खुद का सी फूड जैसे कि प्रॉन्स, क्लैम्स और स्कैलोप्स, फिश और मसल सब यहाँ की झील में ही मिल जाएंगे। थोड़ी शब्दों में कहूँ तो हमारे फार्म से ही हमारे रेस्टोरेंट में खाने की सारी सप्लाई आ जाती है। कनॉइस, बहुत खूब, वैसे तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? ईशानी ने बातों बातों में रेयांश से पूछा। मुझे पता है तुम कितना बिजी रहती हो, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा तो तुम्हें भी अपने काम से एक ब्रेक मिल जाएगा और इस ब्रेक की तुम्हें बहुत जरूरत थी। इसके अलावा इस शहर में जुगनू का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आज रात 9 बजे शहर के सारे लोग कम से कम 500 जुगनू हवा में झील के किनारे पर छोड़ेंगे और ये शानदार नज़ारा हमारे विलास से बहुत खूबसूरती से दिखाई देता है। रेयांश ने ईशानी को समझाते हुए कहा। ओह, ईशानी ने रेयांश की बात का जवाब दिया। 2 मिनट तक और चलते हुए रेयांश और ईशानी दोनों ही रेस्टोरेंट तक पहुंच गए थे। बोरिस्ट्रो रिजॉर्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट पर था। रेस्टोरेंट के एम्बियंस ने ईशानी का दिल खुश कर दिया। उसे देखते ही ईशानी की आंखें चमचमा उठी।
उस रेस्टोरेंट में बहुत कम लकड़ी का फर्नीचर रखा हुआ था और बेहद खूबसूरत लाइट पूरे रेस्टोरेंट में टंगी हुई थी। उस नज़ारे को देखकर एक अलग ही लग्जरी और स्टाइल नजर आ रहा था। दीवार का एक सेक्शन ग्लास का बना हुआ था। डिनर करते वक्त उसके आर पार देखकर वहां बैठे लोग झील और एक मिनी फॉरेस्ट का नजारा ले सकते थे। रेस्टोरेंट के बाहर एक आउटडोर सीटिंग एरिया भी था जहां पर बैठकर पूल का लुत्फ उठाया जा सकता था। जैसे ही रेयांश ने देखा कि ईशानी पूल की तरफ देख रही है, उसने तुरंत ईशानी को बताते हुए कहा, ये एक फ्रेश वाटर इन्फिनिटी पूल है। वाह, बहुत अच्छा। ईशानी ने रेयांश की बात का जवाब दिया और वही बैठ गई। जैसे ही उन्होंने मेन्यू कार्ड अपने हाथ में लिया, वो डिशेज देख रही थी और साथ ही साथ रेयांश उसे अपने रेस्टोरेंट की फेमस डिशेज का रिकमेंडेशन दे रहा था। जैसे ही वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेने के लिए टेबल की तरफ आया, रेयांश ने तुरंत रेस्टोरेंट की सारी खास डिशेज ऑर्डर कर दी। रेयांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने ज्यादा डिशेज मांगा ली थी। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कहीं उसने इतना खाना ना मांगा लिया हो कि वो दोनों से खत्म ही ना कर पाए। सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि उसने जो भी मंगवाया है, ईशानी उसे शौक से पेट भर खाए। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ यहाँ आने के लिए राजी होगी, रेयांश ने ईशानी से कहा। ऐसा कहते वक्त रेयांश ने अपने चेहरे के सामने अपने हाथ रख लिए थे और उस ईशानी को जूस की सिप लेते हुए देख रहा था। मुझे भी ऐसा नहीं लगा था, ईशानी ने रेयांश की बात का जवाब दिया। इसके बाद ईशानी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐसे भी मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम खतरनाक आदमी हो और तुम्हारा बिजनेस इसी कंट्री से शुरू हुआ है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये ठीक बात है, रेयांश ने हाँ मैं सिर हिलाते हुए ईशानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद रेयांश ने कहा, मुझे मेरे स्वर्गीय फादर ने अडॉप्ट किया था। उस समय मैं 17 साल का था। जब कुछ सालों पहले उनकी डेथ हुई तो वो मुझे उनके पास जो कुछ भी था वो सब देकर चले गए। जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिया उस सब में उनकी कंपनी भी शामिल है। मतलब उनके डॉन के कारोबार? ईशानी ने पूछा। हाँ, हुआ करता था, रेयांश ने तुरंत ईशानी के बात का जवाब दिया। इसके बाद उसने कहा, कई सालों की ये लीगल हरकतों के बाद मेरे पिता के गिरोह की हरकतें गवर्नमेंट के बनाए कानून और रेगुलेशन के चलते काफी कम हो गई। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वक्त रहते लीगल बिजनेस की तरफ आ जाए। मेरे फादर स्टोन के गिरोह के लीडर थे। उन्होंने सारे काले धंधे छोड़कर अपने गिरोह को छोड़कर बिजनेस की दुनिया में अकेले कदम रखा। और लीगल से तुम्हारा मतलब है बैंक और इंश्योरेंस? ईशानी ने रेयांश से पूछा। रेयांश ने हाँ मैं इसे हिलाया और ईशानी को देखकर मुस्कुराया। ईशानी ने कुछ देर रेयांश की तरफ देखा और फिर उससे अपनी नजरें फेर ली। जिस तरह रेयांश ईशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था, ईशानी को लग रहा था कि मानो उसके सामने सूरज की किरण पड़ रही हूँ। ऐसी किरण जो गर्माहट देने वाली तो थी ही, लेकिन उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख नहीं सकते थे। ईशानी को अच्छी तरह पता था, उसके सामने बैठा आदमी उसे और उससे हटकर ट्रीट करता था। जहां तक ईशानी को खबर थी, रेयांश बिजनेस की दुनिया में बहुत ही क्रूरल था और जब ईशानी को पता चला वाकई में रेयांश के पिता का संबंध एक इलीगल गिरोह से था, तब ईशानी समझ गई कि रेयांश एक बहुत खतरनाक आदमी है। मिस्टर महेश्वरी, रेयांश और ईशानी की टेबल की तरफ आते हुए एक आदमी ने कहा। उस आदमी ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। जैसे ही ईशानी इस आदमी की आवाज सुनी, वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। ऐसा लग रहा था उस आदमी ने गलत समय पर आकर ईशानी के ख्यालों को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद उस अनजान आदमी ने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ये पता ही नहीं था कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर आपने मुझे आने से पहले बताया होता तो मैं आप दोनों का एक ग्रैंड वेलकम करता। वो आदमी रेयांश से हेट में काफी छोटा लग रहा था। उसके चेहरे की हंसी बिल्कुल किसी चालाक लोमड़ी की तरह थी। रेयांश से बातें करते हुए जब उसने अचानक ही ईशानी की तरफ देखा, तब ईशानी ने ये बात नोटिस की। रेयांश अपनी जगह से उठा और उस अनजान आदमी से हाथ मिलाया। इसके बाद रेयांश ने उस आदमी से कहा, अरे मैं बहुत बिजी हो गया था इसलिए तो मैं कॉल करना भूल गया। रेयांश की तरफ ही देख रहा था कि अचानक उसकी नजर ईशानी पर पड़ी और उसने रेयांश से पूछा, ये खूबसूरत लेडी कौन है? ये मेरी मंगेतर है, मिस ईशानी मल्होत्रा। रेयांश ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना घबराए राज की बात का जवाब देते हुए कहा। जैसे ही रेयांश ने राज को ईशानी से मिलवाया, राज बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। ईशानी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे ईशानी से मिलने का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत रेयांश से पूछा, तो तुम्हें ये मिल गई? हाँ, मुझे मिल गई, रेयांश ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा।
इसके बाद रेयांश ने ईशानी को राज से मिलवाया और कहा, ईशानी ये राज बावेजा है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये इस रिजॉर्ट का मैनेजर भी है। ईशानी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा है, प्लीज मुझे ईशानी बुलाइए। ईशानी ने ऐसा कहते हुए राज को एक प्यारी सी मुस्कान दी। जो कुछ भी राज ने रेयांश से पहले कहा था, वो सब ईशानी ने पहले ही सुन लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि 7 साल पहले जब ईशानी गायब हो गई थी तो रेयांश ने उसे ढूंढने की कोशिश की हो, वरना विक्की को ईशानी के बारे में कैसे पता चलता। वाह, राज ने कहा। इसके बाद राज ने आगे बात करते हुए कहा, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, मगर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये राज बात कर ही रहा था कि तभी एक स्वीट वॉइस ने राज की आवाज को काटकर सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। उस लड़की ने कहा, बड़े भाई। पीछे एक लड़की पर्पल कलर की साड़ी पहनकर खड़ी हुई थी। धीरे धीरे वो लड़की सबकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा राज से काफी हद तक मिल रहा था और उस लड़की के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत और ब्राइट स्माइल थी। मिस्टर रेयांश, इनसे मिलिए, ये मेरी बहन है। राज ने तुरंत अपनी बहन को रेयांश और ईशानी से इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद उसने कहा, आप इससे पहले भी मिल चुके हैं, मेरे ख्याल से इस बात को 2 साल हो गए हैं। ये भी यहाँ पर फेस्टिवल मनाने ही आए हैं। रितिका, इनसे मिलो, ये है मिस्टर रेयांश और उनकी मंगेतर मिस ईशानी। मिस्टर रेयांश, मुझे दोबारा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रितिका ने रेयांश की तरफ एक तक देखते हुए कहा। उसने एक बार भी ईशानी की तरफ देखकर बात भी नहीं की। रेयांश ने जैसे ही देखा रितिका ईशानी को जानबूझकर इग्नोर कर रही है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसे ही राज ने रेयांश के एक्सप्रेशन देखे, वो पसीने पसीने हो गए। राज ने तुरंत रितिका को देखकर आंखों ही आंखों में उससे कहा, तुम बड़े भाई की मंगेतर की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। ये तो बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। क्या ये औरत खुद को मरवाना चाहती है? जैसे ही रितिका ने अपने भाई राज की तरफ देखा, उसकी आंखों में देखकर उस समझ गई कि क्या कहना चाह रहा है। रितिका तुरंत ईशानी की तरफ मुड़ी और अपनी गलती को सुधारते हुए उसने ईशानी को एक मुस्कान के साथ कहा, कर बहुत अच्छा लगा मिस ईशानी, मेरा नाम रितिका है। मैं और मेरा भाई विक्की मिस्टर रेयांश को तब से जानते हैं जब हम बहुत छोटी थी। रितिका की बात करने का तरीका उसके भाई राज से बिल्कुल अलग था। उसके बात करने के तरीके से साफ जाहिर था कि वो काफी टाइम अब्रॉड बिताकर आई है। प्लीज मुझे सिर्फ ईशानी बुलाओ। ऐसा कहकर ईशानी ने रितिका की बात का जवाब दिया और इसके बाद उसे देखकर मुस्कुराने लगी। ईशानी की मुस्कुराहट इतनी बड़ी थी कि उसकी आंखें छोटी हो गई थी। इसके बाद उसने रितिका से कहा, तो तुम मिस्टर रेयांश के साथ बड़ी हुई हो? रितिका ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं तो अब्रॉड में रहकर बड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे भाई। रितिका अपनी बात ठीक से कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी कि तभी ईशानी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही ईशानी ने ऐसा किया, वहां मौजूद सब लोग चौंक गए। यहाँ तक कि ईशानी भी अपनी हरकत से हैरान थी। इससे पहले कि सिचुएशन और ऑकवर्ड होती, ईशानी तुरंत अपनी सीट से उठी और उसने रेयांश के कान में धीरे से कहा, मेरा खाना हो गया है, क्या अब हम यहाँ से चले? ऑफ कोर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।